देने का आरोप लगाया। बड़ा सवाल। तो एक तरफ राफेल पे घमासान है और दूसरी तरफ वादों का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने वादा किया है कि अगर वो 2019 में सत्ता में आते हैं तो मिनिमम इनकम की व्यवस्था की जाएगी। और यही आज का बड़ा सवाल है कि क्या हवाई वादों के जरिए 2019 की जंग जीती जाएगी। वेतन गारंटी, किसानों को मदद, वादे तो किए जा रहे हैं, लेकिन पैसा कहां से आएगा बजट में? क्या ब्राजील और वेनेजुएला की राह पर हिंदुस्तान चल पड़ा है? हालांकि ब्राजील में इस तरीके का प्रयोग सफल साबित हुआ गरीबी कम करने के लिहाज से, लेकिन भारत में गरीबी की दर ब्राजील से 3 गुना ज्यादा है। न्यूनतम वेतन, अधिकतम वोट, चुनावी वादों की बहार, कैसे वादा पूरा करेगी सरकार? तो मिनिमम इनकम को लेकर जिस तरीके के वादे किए जा रहे हैं, इस पर बात करने के लिए खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला साहब हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ राजीव त्यागी साहब जुड़ रहे हैं, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजय सर्राफ साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप एलजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। और साथ में प्रोफेसर अरुण कुमार साहब, जाने माने अर्थशास्त्री, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और शास्त्री यामिनी अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पहला सवाल राजीव त्यागी साहब, क्या मिनिमम इनकम के सहारे ही इसको मास्टर स्ट्रोक मानकर 2019 के चुनावी मैदान में कूद रही है कांग्रेस पार्टी? एकमात्र यही बड़ा वादा है या कहिए सपने दिखाने की कोशिश? देखिए अनुराग जी, आज महात्मा गांधी जी की शहादत का दिन है। महात्मा गांधी जी ने एक बात कही थी, वो पढ़ के बता देता हूं। एक समाज की महानता और प्रगति इस बात से लगाई जा सकती है कि वह कमजोर और असुरक्षित सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। तो निश्चित रूप से महात्मा गांधी जी की इस उक्ति को चरितार्थ करने का काम कांग्रेस ने हमेशा किया है। कांग्रेस ने हमेशा, अगर आप याद करेंगे, पिछले 10 साल जब सरकार थी मनमोहन सिंह साहब की, तो हमने अधिकार दिए थे लोगों को, देश के लोगों को अधिकार दिए। राइट टू फूड से लेकर के, मनरेगा से लेकर के, राइट टू इंफॉर्मेशन से लेकर, उचित मुआवजे के अधिकार से लेकर, वनवासी अधिकार नियम से लेकर के अन्य बहुत सारे अधिकार दिए। अब राहुल गांधी जी ने अगर मिनिमम गारंटी योजना की बात कही है तो कांग्रेस करना जानती है। कांग्रेस ने मनरेगा को भी बेहतर चलाया था, कांग्रेस ने उचित मुआवजे का अधिकार भी बेहतर चलाया था, और निश्चित रूप से कांग्रेस ने राइट टू फूड भी बेहतर चलाया था। तो हम इसको भी चलाएंगे और लोगों को अधिकार मिलने चाहिए, गरीब लोगों को निश्चित रूप से अधिकार मिलने चाहिए। जिक्र किया आपने, राहुल गांधी का जिक्र किया, इंदिरा गांधी के वादे को मैं दोहरा देता हूं। उन्होंने कहा था कि हम इस देश से गरीबी को हटा देंगे। इंदिरा गांधी जिस राज्य से चुनकर आती थी, उत्तर प्रदेश, वहां आज भी सबसे ज्यादा गरीब रहते हैं, इस नारे के लगभग 50 साल के बाद भी। राजीव त्यागी जी, देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया और आपसे से विद्वान व्यक्ति से प्रश्न की मुझे उम्मीद थी कि आप गरीबी हटाओ वाली बात पे जरूर आएंगे। देश जब आजाद हुआ था तो 133 करोड़ की जनसंख्या थी, आज 130 करोड़ की जनसंख्या है। गरीबी के अनुपात की अगर आप बात करें तो याद करिए, यूएनओ में बकायदा, यूनाइटेड नेशंस में बकायदा इस बात के लिए मनमोहन सिंह सरकार की तारीफ हुई थी कि 2004 से 2014 के बीच में 14 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया गया था। हम ऐसे वादे नहीं करते जो किए ना जा सकते हो पूरे। गडकरी जी का बयान देखिए ना, गडकरी जी ने बयान दिया है बकायदा कि ऐसे सपने नहीं दिखाने चाहिए जो सपने पूरे नहीं, तो जनता बाद में पीटती है। तो भारतीय जनता पार्टी की पिटाई का समय आ गया है। प्रेम शुक्ला साहब, राजीव त्यागी ये भरोसा दिला रहे हैं कि वो जुमले नहीं कह रहे हैं, वो दिन में सपने नहीं दिखा रहे हैं, वो वादे कर रहे हैं जो वो पूरा करके दिखाएंगे अगर वो सत्ता में आते हैं तो। आपके रास्ते पर नहीं चलेंगे। देखिए झूठ के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति की आदरणीय राहुल गांधी की पार्टी से इसी तरह की अपेक्षा की जाती है। 1970 के दशक में गरीबी हटा रहे थे, गरीबी नहीं हटी, कांग्रेस हट गई। कांग्रेस को जनता ने पीटा और घर के बाहर बैठा दिया, 50 सीट से नहीं चला दिया। तो आदरणीय नितिन गडकरी जी, कांग्रेस किस तरह से हवाई वादे करती रही है, आपको 2-3 उदाहरण आपको बताता हूँ। एक उदाहरण, महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा था 1999 में, तो इनकी तरफ से कहा गया कि हम जो है मुफ्त में बिजली दे देंगे। बाद में पता लगा बिजली लोड शेडिंग शुरू हो गई, मुफ्त में बिजली तो दी नहीं। कहा कि हम सारे घरों को जो रेगुलराइज कर देंगे मुंबई में, और बाद में कहा ये प्रिंटिंग मिस्टेक थी। मैं कांग्रेस से कुछ उदाहरण आपको बता रहा हूं। और इनकी स्थिति 1985 में आदरणीय राजीव गांधी कहा करते थे कि दिल्ली से चले हर 1 रुपए में से सिर्फ 15 पैसे जो है वो आखिरी व्यक्ति यानी जिसका लक्ष्य है वो गरीब तक पहुंचते हैं। और 1985 से लेकर 2014 तक लगातार 80% समय इनकी सरकार सत्ता में रही, लेकिन 15 पैसे का 16 पैसा नहीं पहुंचा सके। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स में 100 पैसा दिल्ली से चलता है, 100 पैसा गरीब के खाते में आता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम, लेकिन जनधन खाते नहीं खोले।
30 करोड़ से अधिक जनधन खाते आदरणीय मोदी जी की सरकार आने के बाद ठीक है। खुली, और उसका परिणाम आप देखना तो जीवन में गुणात्मक परिवर्तन किस तरह से आता है, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के पहले ये क्यों नहीं कर सके। मनरेगा की बात करते, मनरेगा सिर्फ जो है ठेकेदारों के लूटने का संयंत्र बनकर रह गया था, जब उसको आधार कार्ड। लेकिन प्रेम शुक्ला साहब, अगर ऐसा ही था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में ये क्यों कहा कि नरेगा जारी रखी जाएगी? आपकी सरकार ने बजटीय आवंटन नरेगा का क्यों बढ़ाया? ये एक सवाल है, मैं आपसे समझूंगा, लेकिन राजीव त्यागी आप कुछ कहना चाह रहे हैं। सवाल यहाँ पर आपसे प्रेम शुक्ला साहब ने खड़ा किया है और प्रकाश जावड़ेकर तो कह रहे हैं कि हर एक मिनट में 44 लोग मोदी सरकार में गरीबी रेखा से बाहर आ रहे हैं। तरफ जो है सिर्फ ठेकेदारों के हित के लिए आप 14 करोड़ का आंकड़ा गिना रहे हैं, बीजेपी तो कह रही है कि हम एक मिनट में 44 लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल रहे हैं। जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस तरीके के किसी भी प्रोग्राम की जिसका आप वादा कर रहे हैं। देखिए मैं जवाब दे दूं, 2022 तक मैं जवाब दे दूं, प्लीज अब जवाब दे दूं। लोग गरीब रह जाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल का परिणाम है। कहिए राजीव जी। अनुराग जी देखिए, हमारे यहाँ अग्नि का देवता है, वायु का देवता है, जल का देवता है, लेकिन झूठ का देवता नरेंद्र मोदी जी हैं और झूठ के देवता हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं याद दिलाना चाहूंगा अपने मित्र को, आपने वादा किया था राहुल गांधी है, रोज कोई संदेह नहीं है। झूठ के देवता नरेंद्र मोदी है, अभी कल आदरणीय मनोहर पर्रिकर जी से मिलकर और झूठ बोल दिया नरेंद्र मोदी। कल मनोहर पर्रिकर जी से मिलकर आने के बाद बौखलाइए मत, उससे बड़ा फ्रॉड, उससे बड़ा बहुत फ्रॉड आदमी है भाई। मंदिर उनका फ्रॉड तो कल ही दिखाई दिया। मनोहर पर्रिकर जी से मिलकर एक बीमार आदमी से मिलकर आने के बाद किस तरह से अशिष्ट झूठ बोला जा सकता है, ये देश के सामने है। ठीक है राजीव जी, मैं कंप्लीट करूं अनुराग जी, तो मैं इनको बोलने नहीं दूंगा डिबेट में। पंडित जी की कलई खोल के रख दूंगा, पंडित जी ने शिवसेना में झूठ बोले हैं, चर्चा इस पर है। पंडित जी की शिवसेना में जो झूठ बोले हैं, हाँ मैं जवाब देता हूं। देखिए, अरे पंडित राजीव त्यागी जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, मनोहर पर्रिकर जी से मिलकर बाहर निकलते नरेंद्र मोदी जी बताएं कि 2 करोड़ लोगों के रोजगार का क्या हुआ। नरेंद्र मोदी जी बताएं उज्ज्वला योजना का क्या हुआ। 85% महिला उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर नहीं ले पा रही है। हमारी संस्कृति जो है, स्किल इंडिया का क्या हुआ? क्या आपको स्किल इंडिया खत्म करनी पड़ी? आप जिस तरह से, ठीक है माफ कीजिएगा, आप दोनों को रोक रहा हूं। हमारे साथ अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार साहब हैं। अरुण कुमार जी, इस देश में न्यूनतम वेतन की गारंटी होनी चाहिए, इसकी चर्चा सालों से नहीं दशकों से हो रही है। सवाल यह है कि क्या यह व्यवहारिक है और क्या यह वक्त की जरूरत है? हमारे पास ब्राजील का उदाहरण है, ऐसे कई देशों का उदाहरण है जहां पर इस तरीके की व्यवस्था पहले से वजूद में है। देखिए, ऐसा है कि इस समय दुनिया के पटल पे ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम जिसको कहते हैं, उसकी बात काफ़ी चल रही है पिछले 5-6 साल से, क्योंकि अब ये रियलाइज किया जा रहा है कि एक संकट आ रहा है कैपिटलिज्म का, पूंजीवाद का, जिसमें कि जो निचले के तबके के लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, उनका रोजगार खत्म हो रहा है और उनको सपोर्ट देने की जरूरत है। तो अभी स्विट्जरलैंड में पिछले साल एक रेफरेंडम हुआ था जिसमें करीब 50% लोगों ने कहा था कि ये होना चाहिए। वो बहुत नैरोली हार गए थे, नहीं तो वहां पे भी फिनलैंड में इसको लागू किया गया है, कनाडा में लागू किया गया है। तो अब ये एक रियलाइजेशन हो रहा है कि कैपिटलिज्म में जो इनइक्वालिटी है उसको डील करना है, नहीं तो अर्थव्यवस्था बढ़ नहीं पाएगी, क्राइसिस दोबारा आ जाएगा। तो इसीलिए भारत में भी बात हो रही है और अरविंद सुब्रमण्यम में 3 साल पहले अपने इकोनॉमिक सर्वे में इसकी बात की थी कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम होनी चाहिए। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम का मतलब है कि हर एक व्यक्ति को पैसा मिलेगा। बिल्कुल, हमारे साथ अंबानी को भी मिलेगा और जो पटरी रेडी वाला है उसको भी मिलेगा। कैसे होगा ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। चुनौतियां कई हैं, वो मैं आपसे समझूंगा। प्रोफेसर अरुण कुमार यामिनी अग्रवाल जी भी हैं, उनसे भी समझेंगे। लेकिन हमारे साथ अतुल अंजान साहब जुड़ चुके हैं, आप सीपीआई के वरिष्ठ नेता हैं। अतुल अंजान साहब, न्यूनतम वेतन की गारंटी एक लोक कल्याणकारी देश में अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसका वादा करती है, आप स्वागत करते हैं? होना चाहिए, बहुत पहले होना चाहिए था। निश्चित रूप से आज जो भारत जिन चुनौतियों के दौर से गुजर रहा है, और अगर 2011 के जनसंख्या के जो हमारे आंकड़े आए हैं उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का अवलोकन करें, जातिगत आधार पर करें, पिछड़े क्षेत्र और ग्रामीण इलाकों में करें, आदिवासियों में करें, तो आज हमारे देश के अंदर हर 5 व्यक्ति में से 3 आदमी ग्रामीण हैं
महिलाएं और 2 पुरुष हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है, जीना जिनका मुश्किल है। ऐसी स्थिति में अगर ब्राज़ील के वामपंथी नेता लूला अपने देश में करते हैं या भूतपूर्व कम्युनिस्ट देशों के अंदर न्यूनतम जहाँ थी या जहाँ चीज, तो ये भारत के अंदर हो रहा है, तो चाहे कोई पार्टी करे इसका स्वागत दिल से किया जाना चाहिए, क्योंकि गरीब की ज़िंदगी में, असहाय की ज़िंदगी में उसकी थाली पर भूखे सोने की जगह अगर 2 रोटी चल जाती है, पहुंच जाती है, भले वो सूखी खाता हो, तो हमें खुश होना चाहिए। बिल्कुल। संजय सर्राफ साहब, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन राजीव जेटली साहब, जो सवाल यहां पर प्रेम शुक्ला ने उठाया था उसका जवाब ईमानदारी से दीजिए। वो कह रहे थे कि चुनाव से एन वक्त पहले ही आपको क्यों याद आ गया न्यूनतम वेतन गारंटी? 2004 से 2014 तक 10 साल तक आप सत्ता में रहे, तब तो आप कहते थे कि साहब जो 22 रुपए से ज्यादा कमाता है वो गरीब नहीं है, जो 26 रुपए से ज्यादा खर्च करता है वो गरीब नहीं है, और अब आप कह रहे हैं न्यूनतम वेतन की गारंटी देंगे। अनुराग जी, आप पहली क्लास में पत्रकार बन गए थे, सना शनि पत्रकार बने होंगे, सारे कोशिश किए होंगे, ठीक उसी तरह से देश में योजनाएं लागू होती हैं, कार्य किए जाते हैं। अनुराग जी, माफी चाहूंगा कि मुझे ऐसी तल्ख टिप्पणी करनी पड़ी आप जैसे पत्रकार के सामने, समझदार पत्रकार के सामने भी, लेकिन ये जरूरी थी। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, 10 साल लग गए, स्पष्ट कहना चाहता हूँ, 10 साल लग गए राजीव त्यागी जी हमारा इस अनुभव को हासिल करने के लिए। इस देश में हर साल 12,000 किसान खुदकुशी करते हैं गरीबी के चलते। अगर न्यूनतम वेतन की गारंटी होती तो शायद वो जिंदगियां बच सकती थी। जवाब दे, अब जवाब जिम्मेदार कौन? अब जवाब ले लीजिए जी, जवाब दीजिए, जवाब ले लीजिए ना प्लीज, जवाब ले लीजिए ना प्लीज इस बात का। हाँ, जवाब ले लीजिए। अनुराग जी, जैसे आपने कहा 10 साल लग गए आपको पत्रकारिता के शीर्ष स्तर पर पहुंचने के लिए, ऐसी देश चलाने के लिए भी धीरे धीरे प्रोग्रेस होती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। एक गरीब मुल्क हुआ करता था भारतवर्ष जब आजाद हुआ था, लेकिन आज एक भारतवर्ष 5वीं आर्थिक शक्ति है। दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, देखिए हमने हमारे मैनिफेस्टो में, जब हमारी सरकार थी केंद्र में मनमोहन सिंह साहब की, हमारे मैनिफेस्टो में मनरेगा नहीं था, लेकिन हम मनरेगा लेकर के आए, उचित मुआवजे का अधिकार लेकर के आए, राइट टू फूड लेकर के आए। ठीक इसी तरह से राइट टू निश्चित रूप से इनकम लेकर के आएंगे, और इसलिए लेकर के आएंगे। चुनाव के आपने जिक्र किया, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, हमारा मैनिफेस्टो बन रहा है, जिस मैनिफेस्टो को हम घूम घूम करके पूरे देश के लोगों से विचार ले रहे हैं कि मैनिफेस्टो में क्या होना चाहिए। साहब, राजीव त्यागी कह रहे हैं कि साहब 10 साल सत्ता में रहे, हम नहीं कर पाए, हमारे जहन में नहीं आया था, हम चीजों को समझने की कोशिश कर रहे थे। 4.5 साल आप सत्ता में रहे, अब लगभग 15 साल के बाद हमें एहसास हुआ है कि ये व्यवस्था देश में होनी चाहिए। देर आए दुरुस्त आए, दिक्कत क्या है? प्रेम शुक्ला साहब, सिर्फ कोई दिक्कत नहीं, झूठ के देवता की 5 योजना बता दे, करना रह जाए। ये तो इनकी ये स्थिति थी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को लेकर जो है, वो तो आपका काम है प्रेम शुक्ला जी, प्रोग्राम में था। झूठ के देवता नरेंद्र मोदी जी से पूछिए, ऐसे सैकड़ों उदाहरण में बता सकता हूं। जो झूठ के देवता नहीं होते, झूठ के शैतान होते हैं, और वो शैतानों के प्रतिनिधि से पूछिए किसानों की आय का क्या हुआ, आदरणीय रक्षा मंत्री आदरणीय रोजगार का क्या हुआ, और पर्रिकर जी के यहाँ जाते भी हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतें कम क्यों नहीं हुई, झूठ के देवता से पूछिए कि नोटबंदी से किसको फायदा हुआ। जब आप बोल रहे थे तो प्रेम शुक्ला आपको सुन रहे थे, राजीव त्यागी सुन लेते हैं एक बार प्रेम शुक्ला साहब को क्या कह रहे हैं। झूठ के शैतान, थोड़ा शब्दों की मर्यादा भी रखते हैं, और शब्दों की मर्यादा भी रखते हैं, सुन लेते हैं। साथ दे रहा हूं, जो झूठ के शैतान हुआ करते हैं, प्रेम शुक्ला जी को हाथों पर साथ दे रहा हूं, किसी प्रकार प्रेम शुक्ला जी ने मर्यादा तोड़ी। आज मैंने आपको 4-5 झूठ के देवता नरेंद्र मोदी, झूठ के देवता नरेंद्र मोदी, महाराज के देवता झूठ के शैतान है राहुल गांधी, झूठ के शैतान। माफ कीजिएगा, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं और बता दूं कि यहाँ पर सच और झूठ पर चर्चा नहीं हो रही है। हम सच और झूठ की परिभाषा तय नहीं कर रहे हैं। न्यूनतम वेतन गारंटी इस देश में कैसे लागू होगा, चर्चा इस पर हो रही है। मेरी आप दोनों प्रवक्ताओं से गुजारिश है, शब्दों की मर्यादा रखते हैं, विषयांतर नहीं होते हैं। यामिनी अग्रवाल जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। 24 लाख करोड़ रुपए का सालाना बजट होता है इस देश का, क्या वाकई हमारी अर्थव्यवस्था इस लिहाज से तैयार है कि हम देश में न्यूनतम वेतन गारंटी लागू कर सकें? जी, अगर देखें तो न्यूनतम गारंटी जो है लानी है, अगर उसको लाने के लिए आपके पास बजट पे पूरा असर पड़ेगा। 4 से 5% ऑफ GDP आपके ऊपर एक्सपेंडिचर पड़ेगा। अगर आप टोटल सब्सिडीज देखें
उनके अंदर जो हम दे रहे हैं अभी, उनका अभी 5.5% के आसपास जीडीपी पे पड़ रहा है। अगर ये न्यूनतम गारंटी लानी है तो ये जो जितनी सब्सिडीज दी जा रही हैं, चाहे वो फूड है, फर्टिलाइजर्स हैं या कोई और हैं, उनको हटाना होगा और फिर ये पर्टिकुलर गारंटी दी जा सकती है। ये भी देखा जा रहा है कि जो भी प्रपोजल्स आए, पहले जो प्रपोजल लाया गया, जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के टाइम पे इकोनॉमिक एडवाइज़र अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा कि आप यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम लेकर के आइए, वो उसका ही एक पर्टिकुलर डेविएशन हम ये मिनिमम इनकम गारंटी स्कीम को मान रहे हैं। और जिसके अंदर हम कह रहे हैं जो पॉवर्टी के एस्टिमेट्स हैं वो 22% जनता है जो तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से है। तो अगर इनको हम प्रोवाइड करना चाहते हैं तो हमें वो सब्सिडीज हटानी होंगी जो ऑलरेडी सब्सिडीज दे रहे हैं। अतुल अंजान साहब, क्या इस फॉर्मूले का भी सीपीआई स्वागत करती है कि आप सब्सिडी खत्म कर दीजिए और न्यूनतम वेतन की गारंटी दे दीजिए? ये ऐसा तो नहीं है कि कान एक तरफ से ना पकड़कर दूसरी तरफ से पकड़ लिया आपने? देख, ये अर्थव्यवस्था का मामला है, थोड़ा सा मुझे समय दें। मैं समझता हूं कि कई तरह के प्रश्न आ गए हैं और कई तरह के उत्तर हैं और कई तरह के विचार हैं। अरविंद सुब्रमण्यम जी ने एक बात रखी थी और किन्हीं कारणों से वो प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार के रूप से हट गए। योजना आयोग में भी पहले इस तरह की चर्चा हुई थी। 1967 में जब अफ्रीका के देशों में कहर था, हमारे देश में भी भूख का कहर था, उस समय अमेरिका के एक नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री ने इस तरह की बात रखी थी जो आज फलीभूत हो रही है। मैं समझ रहा हूं कि ये मत समझे कि कौन चुनाव में बात कर रहा है, कौन नहीं चुनाव में बात कर रहा है, लेकिन ये बात सही है कि अगर न्यूनतम समर्थन, न्यूनतम मजदूरी मजदूरों की तय हो सकती है, और अगर हम ये समझें कि इस देश में गरीबों की संख्या बढ़ती जा रही है, सब्सिडी काटने की जरूरत नहीं है। अगर 2,60,000 करोड़ रुपए का एनपीए 2014 में था, जिसे माफ किया गया था मनमोहन सिंह जी की सरकार में जब प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी आए थे, और आज वो एनपीए बढ़कर 12.5 लाख करोड़ का हो गया, जिसे माफ कर दिया गया देश के बड़े बड़े कॉर्पोरेट पूंजी को, तो उससे कम पैसे में ही ये न्यूनतम आय की गारंटी का मामला आ सकता है। देश सब्सिडी हटाकर, सवाल ये था मेरा। मैं आऊंगा आपके पास अतुल अंजान साहब, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ नहीं, सब्सिडी नहीं हटनी चाहिए, सब्सिडी नहीं हटनी चाहिए। ठीक है, एलजेपी के प्रवक्ता संजय सर्राफ साहब हैं हमारे साथ। सर्राफ साहब, पार्टी कहां खड़ी है? कांग्रेस पार्टी के न्यूनतम वेतन गारंटी के साथ या इससे अलग खुद को करते हैं आप? देखिए, जहां मिनिमम वेजेस की बात है, इकोनॉमिकल प्रोसेस की बात है, वहां पर हर एक देश में उसके साथ में है। लेकिन अगर ये लोग इनकम की बात कर रहे हैं, मैं राहुल गांधी जी से ये कहना चाहता हूं, वो फंड फ्लो कहां से आएगा, बजट कहां से है, वो उसको बजट का क्या रोल है आज की डेट में? आज तक तो वो लोग, जहां मिनिमम वेजेस की बात आती है, आजकल तो आप लोग नेशनल यूथ कमीशन जो चिराग पासवान जी हमारे संसद लेके आए थे पार्लियामेंट में, ये सब लोग तो मेंबर पार्लियामेंट भाग गए उसमें। जब ये अगर ये नेशनल यूथ कमीशन को सामने लाते, उसके माध्यम से आप लोग प्रपोजल बना देंगे कि यूथ कमीशन के माध्यम से पता लग जाएगा कि मिनिमम वेजेस हम कैसे दे देंगे। आप तो उस टाइम भाग गए और आज आप दूसरी बातें कर रहे हैं जब आप पावर के बाहर है। आप 70 साल से आपने मिनिमम वेजेस की बात नहीं की। जो 70 साल से गरीबी बढ़ती गई है, आज अगर हम 4-4.5 साल से आज आप हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं एनडीए पर, आप यूपीए में देख ले, पिछले 70 साल में आप लोगों ने कहां दिया, क्या दिया? ठीक है, लेकिन मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। आप राहुल गांधी के इस फॉर्मूले के साथ खड़े हैं या आप भी भाग रहे हैं? हम इकोनॉमिकल पैकेज के साथ है, बिलो पॉवर्टी में जितना भी है वो ऑलरेडी एनडीए ने प्रपोजल बना रखा है। राहुल गांधी वही प्रपोजल यू टर्न करके लाता है। उसके पास कोई विजन नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके पास। अगर विजन है तो वो खुलकर आ जाए, मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से प्रपोजल सामने रखें। राजीव त्यागी साहब, इस सवाल का जवाब आपसे लूंगा, लेकिन माफ कीजिएगा, मैं लौटूंगा आपके पास। प्रोफेसर अरुण कुमार साहब, आप सुन रहे तमाम दलीलों को और आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं, कहिए अपनी बात। लेकिन वो नौकरी प्रोफेसर अरुण कुमार जी, उसके लिए तो इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी पड़ेगी, उसके लिए तो ग्राउंड जीरो पर काम करना पड़ेगा। ये तो जस्ट ये बताना चाह रहा हूं कि जो अरविंद सुब्रमण्यम का प्रपोजल था यूनिवर्सल बेसिक इनकम का, और ये जो मिनिमम इनकम गारंटी का प्रपोजल है, ये दो अलग अलग चीजें हैं जी। यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जैसे मैंने पहले कहा, वो अंबानी को भी मिलेगा और रेहड़ी पटरी वाले को,
लेकिन यहाँ पे जो मिनिमम इनकम गारंटी का है वो सिर्फ जो गरीबी के रेखा के नीचे जो लोग हैं उनको ही मिलेगा। तो अगर 22% है तो उसका खर्चा 1/5 होगा कंपेयर टू यूनिवर्सल बेसिक इनकम। बिल्कुल। तो यानी कि अगर वहां पे 4.5-5% की बात है तो यहाँ पे 1-1.25% की बात है जीडीपी का, और ये पैसा उठाया जा सकता है क्योंकि अभी ऑक्सफैम की रिपोर्ट ने बताया कि 9 लोग के पास इतनी संपत्ति है जितनी कि 55% लोगों के पास है। तो यानी कि जो संपत्ति में जो गैर बराबरी है वो इतनी बेतहाशा बढ़ गई है पिछले 25 सालों में कि संपत्ति टैक्स यानी वेल्थ टैक्स अरुण कुमार सर, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं, लेकिन आप बता रहे हैं कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम और मिनिमम सैलरी की गारंटी, इन दोनों चीजों में फर्क है। आबादी का बड़ा हिस्सा इससे अलग हो जाता है जब हम न्यूनतम वेतन गारंटी का जिक्र करते हैं। क्या हवाई वादों के जरिए 2019 की जंग जीती जाएगी या वाकई न्यूनतम वेतन की गारंटी होगी? चर्चा कर रहे हैं हम इस पर लगातार। बड़ा सवाल में खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। राजीव त्यागी जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। सीपीआई के वरिष्ठ नेता अतुल अंजान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एलजेपी के प्रवक्ता संजय सर्राफ साहब हैं। अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार जी हमारे साथ हैं और साथ में अर्थशास्त्री यामिनी अग्रवाल जी भी। लेकिन प्रेम शुक्ला साहब, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। जो कांग्रेस का और राजीव त्यागी का दावा है वो ये कि अच्छे दिन का वादा आपने किया था, लेकिन 2019 में न्यूनतम गारंटी के साथ अच्छे दिन लाएंगे अब राहुल गांधी। देखिए, इनके वादे ही रहते। 1950 के दशक जब पहली बार प्रथम पंचवर्षीय योजना बनी, प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्रत दिखाने के लिए जब आदरणीय विनोबा भावे जी के पास ले जाएगा और आदरणीय विनोबा भावे जी ने पूछा कि आप इसमें आखिरी आदमी के लिए इसमें क्या है, तो पंचवर्षीय योजना बनाने वाले लोग हक्के बक्के रहकर देखते रहे कि इसमें आखिरी आदमी के लिए कुछ नहीं है। तो पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर 2014 तक, 2014 के पहले भी रंगराजन समिति की रिपोर्ट थी, तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट थी। इन दोनों रिपोर्टों के बावजूद गरीब आदमी के कल्याण के लिए, हमारे संसाधनों के सम्यक वितरण के लिए क्या कदम उठाए, तो कोई रिपोर्ट इनके पास नहीं। लेकिन हमने जो है आम आदमी के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन किया। गुणात्मक परिवर्तन, उसके घर में एलपीजी गैस पहुंचकर निश्चित तौर पर गुणात्मक परिवर्तन होता है। जब किसी के घर में 12,000 रुपए उसके यहाँ शौचालय के लिए पहुंचता तो गुणात्मक परिवर्तन होता है। जब 2 रुपए में जो है किसी को इंश्योरेंस मिलता है तो गुणात्मक परिवर्तन होता है। तो हमने जो है अपने कार्यकाल में सामान्य गरीबों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन करके दिखाया है। दूसरी तरफ जो है वो 1947 से लेकर 2014 तक अधिकांश काल तक सत्ता में रहने के बावजूद क्या गरीबी उन्मूलन के लिए स्वाभाविक कोई सकारात्मक कदम उठाया गया? तो ये प्रश्न है, तो इसका उत्तर नकारात्मक ही आता है। तो एक तरफ जो है नकारात्मक गतिविधियां और दूसरी तरफ सकारात्मक सामान्य व्यक्ति के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन के लिए कृत संकल्प होकर कार्य करना, दोनों का अंतर है। ठीक है, राजीव त्यागी इसका जवाब देंगे, लेकिन प्रेम शुक्ला साहब कुछ आंकड़े मेरे पास हैं। 1950 में इस देश की साक्षरता दर 18% थी, आज लगभग 76% के आसपास है। 1950 में हर भारतीय की औसत आयु लगभग 32 साल थी, आज लगभग 68 साल है। ऐसे कई आंकड़े हैं और इन 50, 60, 70 सालों में आप भी राजनीतिक दल के तौर पर सत्ता में रहे हैं। 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, राजीव त्यागी साहब, एक सवाल नहीं, शुक्ला साहब यहाँ पर जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, मैं ये कह रहा हूँ। जो गंभीर कल्याणकारी राज्य जो होना चाहिए तो कल्याणकारी राज्य की जो संकल्पना, मैं उसी सवाल को आगे बढ़ाता हूँ, उसमें चूक हुई है। मैं राजीव त्यागी बता रहा हूँ। राजीव त्यागी, देखिए बांग्लादेश हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि अगले 11 साल में पूरे बांग्लादेश से गरीबी खत्म हो जाएगी। क्या इस देश के लिए रॉकेट साइंस था जो आप नहीं कर पाए इतने लंबे समय तक सत्ता में रहकर? प्रेम शुक्ला का सीधा सवाल आपसे, और अब आप कह रहे हैं कि हम न्यूनतम वेतन की गारंटी देते हैं। देखिए, मैं ये मानता हूं कि प्रजातंत्र में रोज बेहतर करने की गुंजाइश है, और मैं मानता हूं कि रोज गरीबी के जो पैरामीटर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं, जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं चेंज होते रहते हैं और उसके हिसाब से सरकारों को एक्ट करना चाहिए। मैं ये बताना चाहता हूं बहुत स्पष्ट, जैसे आपने 2-3 आंकड़े दिए। वर्ष 1947 में 213 करोड़ का बजट था, जो बढ़कर के आज 21 लाख करोड़ से ऊपर का हो चुका है। तो देश ने तरक्की तो की। अगर हमारे देश में सुई नहीं बनती थी, आज पहले 10 औद्योगिक देशों में देश शुमार है, तो हमारे देशवासियों का निश्चित रूप से सत्ता में रही पार्टी सबसे ज्यादा कांग्रेस। राजीव त्यागी साहब, अगर अगले 11 साल में बांग्लादेश से गरीबी खत्म हो सकती है तो भारत के किसी एक राज्य से तो हो सकती थी। सुई नहीं बनती है। राजीव त्यागी साहब, सीधा सवाल सर मेरा आपसे, देखिए अनुराग आपसे भी है, प्रेम शुक्ला साहब से भी है। अनुराग जी, देखिए आपने जब प्रेम शुक्ला पहले बीच में बोले, आपने बीच में नहीं बोला, अब ये बीच में फिर दोबारा बोल रहे हैं, तब आप नहीं बोल रहे इनको। या तो आप डिबेट कंडक्ट कराइए न्याय संगत, या फिर मुझे मना करिए, मुझे बोलना नहीं है बिल्कुल भी।
मैं बीच में नहीं बोलता हूं किसी के भी। आप बोलिए सर, आप ही को सुन रहे हैं। अब आप नहीं, आप अगर कहें तो मैं बोलूं। नहीं, मेरे बीच बोलिए, में तो फिर लगातार बोल रहे थे। न्याय जो है एक पक्षी नहीं हो सकता ना। बोलिए राजीव, या मैं प्रेम शुक्ला जी जैसे बिल्कुल नहीं चल सकता ना। प्रेम शुक्ला जी जैसे उद्दंड व्यक्ति को कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट दूं? नहीं सर, आप डॉक्टर मत बनिए। उद्दंडता मेरे से शुरू हो गई। आप मेरे बीच में ये बोले तो उद्दंडता नहीं, विनम्रता है। विनम्रता के साथ आप ईमानदारी से उसका जवाब दीजिए। अगर आप राजीव त्यागी जी, जो सवाल मैंने आपसे पूछा है विनम्रता के साथ आप ईमानदारी से उसका जवाब दीजिए। बहुत पीड़ा में एक बात कह रहा हूं, पहली बात बहुत पीड़ा में कह रहा हूं, मैं प्रेम शुक्ला जी का बहुत सम्मान करता था। अच्छी बात है सर। मेरा जो सम्मान था वो बहुत अव्वल दर्जे का था, लेकिन प्रेम शुक्ला जी का सम्मान कर रहे हो सर, यहाँ सम्मान का जिक्र नहीं हो रहा है सर, सवाल हो रहा है। आप यहाँ डिबेट में जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ राजीव त्यागी जी, बहुत विनम्रता के साथ ईमानदारी से जवाब दीजिए ना सर उसका। आपने जो बात कही, देखिए बहुत ईमानदारी से जवाब देता हूं। देखिए, प्रत्येक देश की अपनी अपनी परिस्थितियां होती हैं, प्रत्येक देश की अपनी अपनी भौगोलिक परिस्थितियों से लेकर राजनीतिक परिस्थिति से लेकर सामाजिक परिस्थिति से लेकर आर्थिक परिस्थितियां हुआ करती हैं। ठीक उसी तरह से भारतवर्ष का अगर आप साइज देखेंगे पॉपुलेशन का, या भारतवर्ष का और अन्य चीजों को देखेंगे, तो भारतवर्ष की पॉपुलेशन एक बड़ी पॉपुलेशन है, विश्व में नंबर 2 पे हम हैं। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को यदि कांग्रेस पार्टी उचित मुआवजे का अधिकार से लेकर के राइट टू फूड दे सकती है, तो कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से राइट टू इनकम भी दे सकती है गरीबों को। इसमें कहीं कोई दुराई नहीं, हम देख करके राज्य में हालात बदल सकते थे क्या, ये समझना चाह रहा था। और क्या 2019 में वो सारी भौगोलिक विषमताएं अब खत्म हो चुकी हैं? क्या अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी आबादी का देश भारत नहीं रहा है? क्या बदल देंगे तस्वीर को? अतुल अंजान साहब, ठीक है माफ कीजिएगा राजीव जी, मैं आपको रोक रहा हूं। अतुल अंजान साहब, इस देश में गरीबी को कम करने के लिए क्या वाकई राजनीतिक दल ईमानदार रहे हैं? तब जबकि 22 रुपए 26 रुपए कैलोरी खर्चा, इसके आधार पर गरीबी की परिभाषाएं तय होती आई हो। अतुल अंजान साहब, देखिए, इस देश के अंदर बड़ी दौलत है, अपार दौलत है, और अगर अपार दौलत नहीं होती तो दुनिया के 10 तमाम बड़े धनपशुओं में एक भारत का 2 कैसे होता, एशिया के अंदर के 3 कैसे होते। लेकिन इस देश की दौलत जो पैदा होती है उसका न्यायिक वितरण नहीं है, चाहे ये सरकार थी, चाहे वो सरकार है, चाहे वो सरकार है। इस देश की दौलत का मुंसिफाना तकसीम जो संविधान में दिया गया है वो नहीं है। आपने अभी कहा अनुराग जी कि जब 47 और 50 में हमारी औसत उम्र 32 साल थी, आज 68 साल हो गई। हम 18% पर साक्षर थे, आज हम 76% हो गए, 86% हो गए। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर हमारी क्रय शक्ति न बढ़ी होती तो 32 साल से 68 साल हम जी सकते हैं, बिना खाना पीना खाए हम जी सकते हैं। हुई है आमदनी, लेकिन उतनी आमदनी जिस तरीके से सामाजिक, सामयिक, संवैधानिक रूप से जिस तरह से उसका बंटवारा होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आज इस देश के कारपोरेट घराने इस देश की पूंजी के ऊपर, सरकारी पूंजी पर, 3 तरह की पूंजी 70 साल में बनी। सरकारी पूंजी जिसके अंदर पब्लिक सेक्टर आए, दरबारी पूंजी जिसे पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आया, और तीसरी आवारा पूंजी जो भ्रष्टाचार से पैदा हुई। इन तीनों पूंजियों ने इस देश के अंदर समान आर्थिक वितरण की जो न्यूनतम बेंचमार्क था, निर्धारित लक्ष्य था, उस लक्ष्य को भी हासिल नहीं किया। इसलिए आज हमारे समाज में गरीबी बढ़ रही है, चाहे वो अल्पसंख्यक मुसलमान हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे पिछड़े वर्ग हो, काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, चाहे पढ़े लिखे तथाकथित उच्च जाति के, उच्च जात के आर्थिक पिछड़े। अतुल जी माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। प्रेम शुक्ला साहब, जिस न्यूनतम वेतन गारंटी का जिक्र आज हम कर रहे हैं बड़ा सवाल में, दरअसल में इस बात का जिक्र 2016-17 के आपके आर्थिक सर्वेक्षण में भी किया गया था। क्या अभी तक सिर्फ स्टडी चल रही है, या हम मानकर चले कि 2 दिन बाद पेश होने वाले बजट में आपकी सरकार ऐलान करेगी? देखिए, इस संदर्भ में कुछ कहने की स्थिति नहीं, कि मैं सरकार का हिस्सा नहीं, सरकार का अंग हूं। व्यक्ति जो आर्थिक मामलों से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही इस बारे में कुछ आपको न्याय संगत बातें बता सकता है। ये सत्य है कि हमको जो है आखिरी आदमी के कल्याण के संदर्भ में सरकार की जो चिंता होनी चाहिए, 2014 के बाद लगातार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आखिरी आदमी को सशक्त करने के संदर्भ में सकारात्मक जो हस्तक्षेप सरकार की तरफ से होना चाहिए वो करने का हर संभव प्रयास किया है। और मनुष्य के जीवन में कैसे गुणात्मक परिवर्तन हो सके, इस संदर्भ में सतत कार्य हुए हैं। इसलिए जो है आपके देश में जब 10 करोड़ लोगों तक सिर्फ बैंक खाते
थे और आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की नीतियां ले आ रहे थे, तो इसका सीधा सा मतलब था कि आप कानून तो बना दे रहे हैं लेकिन उसके क्रियान्वयन के लिए आप आधारभूत ढांचा जो तैयार करना चाहिए उसको लेकर पूरी तरह से आप तैयार नहीं हैं। ऐसी स्थिति में जो है आधारभूत ढांचा जो आप तैयार करते हैं, आपका जो संसाधन उसके सम्यक वितरण करके आखिरी आदमी की उन्नति के संदर्भ में सरकार को जिस तरह से कल्याणकारी योजनाएं बनानी चाहिए उस बारे में प्रोफेसर अरुण कुमार सर, पी चिदम्बरम साहब का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि 2004 से 2014 के बीच में लगभग 14 करोड़ लोगों को हमारी सरकार ने गरीबी रेखा से बाहर निकाला। प्रकाश जावड़ेकर साहब जो केंद्रीय मंत्री हैं मौजूदा सरकार में, उनका बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि हम हर एक मिनट में 44 लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस देश का पॉलिटिकल सिस्टम बहुत ज्यादा ईमानदार, बहुत ज्यादा गंभीर रहा है, तब तो इसकी जरूरत ही नहीं है सर न्यूनतम वेतन गारंटी की। प्रोफेसर अरुण कुमार, देखिए ऐसा है कि जो गरीबी रेखा है वो अति गरीब को निर्धारित करती है, न कि गरीब को। तो अगर गरीबी रेखा से आप 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन ज़्यादा कमाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अमीर हो गए, आप फिर भी गरीब रहते हैं। तो गरीबी जो हमारे देश से वो अभी ख़त्म नहीं हुई है और मेरा मानना है कि अभी भी कम से कम 30 से 40% लोग काफ़ी गरीब हैं जिनके बच्चे शिक्षा सही नहीं पाते हैं, स्वास्थ्य नहीं होता है उनको, उनके जो खाना पीना है वो कम रहता है। तो वो हमको ख़त्म करना है और उसके लिए जो मैं एक बात कहना चाहता था कि आपने सब्सिडी की बात कही, तो सब्सिडी के बावजूद वो गरीब हैं, तो सब्सिडी हटा के अगर आप ये जो बेसिक मिनिमम का बात करेंगे तो एक हाथ से लेंगे दूसरे हाथ से दे देंगे, तो इसलिए कुछ परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए सब्सिडी जो गरीब की है वो हटानी नहीं चाहिए और जो बेसिक मिनिमम आपको देना है वो आप देते रहिए उसके। दूसरी बात यह है कि देश में साधनों की कमी नहीं है। साधन आपको अगर बेसिक मिनिमम इनकम देना है तो करीब 1 से 1.25% जीडीपी का, और जो आप जो कंसेशन देते हैं बिजनेस को वो आपके जो 5-5.5 लाख करोड़ है, जबकि यहां पे आपको चाहिए करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया, तो वहां से आप कुछ कम करके यहां डाल सकते हैं। फिर मैंने जैसे बताया वेल्थ टैक्स है, वहां से पैसा उठाया जा सकता है। काले धन की अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी है उसको अगर आप, तो सवाल उठता है कि पॉलिटिकल विल आपकी है नहीं, इच्छा शक्ति है तो ये हो सकता है। इच्छा शक्ति नहीं दिखाई पार्टियों ने पिछले सालों में तो नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन इच्छा शक्ति का दावा तो कम से कम हर राजनीतिक दल करता ही। सर यामिनी जी आप कुछ कहना चाह रही थी? जी, अगर हम देखें गरीबी की बात करें तो हम उस गरीब की बात कर रहे हैं जो $1.90 जो उतना पर डे नहीं कमाता या उतने पैसे नहीं होते उसके पास। तो जब हम मिनिमम गारंटी की बात कर रहे हैं इनकम की, हम उन लोगों के लिए बात कर रहे हैं, तो एक अच्छा कदम है उनको पैसा पहुंचाने का। जब हम सब्सिडीज़ की बात करते हैं तो सब्सिडीज जैसे फर्टिलाइज़र है वो एक अमीर फार्मर के पास भी जा रहा है, एक लैंडलेस फार्मर के पास भी जा रहा है, तो वो सब्सिडीज़ मिस एलोकेट हो जाती हैं, तो वो पूरी तरीके से उस गरीब तक नहीं पहुँच पाती जो सिर्फ खाना तक के लिए पैसे नहीं जोड़ पाता। शिक्षा और स्वास्थ्य तो बहुत दूर तक की बात है। लेकिन संजय सर्राफ साहब, इस न्यूनतम वेतन गारंटी के सियासी मतलब क्या है वो थोड़ा मैं आपसे भी समझना चाहूंगा। याद कीजिए कांग्रेस पार्टी ने जिन जिन राज्यों में कहा कि हम किसानों की कर्ज माफी करेंगे अगर हम सत्ता में आते हैं, तो सत्ता में पहुंच गए। यहां पर तो न्यूनतम वेतन गारंटी की बात कर रहे हैं। सियासी तौर पर 2019 में मुश्किल ना आ जाए आपके सामने? हमारे सामने 2019 में कोई मुश्किल नहीं है। आप देख लीजिए, आपको पहली बार यह दिखेगा देश में कि 3 महीने में भी इनकम्बेंसी फैक्टर आ जाएगा। इनकम्बेंसी फैक्टर जब भी 5 साल का होता है, लेकिन आप देखेंगे ये तीनों स्टेटों में जहां इन्होंने धोखा देके फार्मर्स को बोला हम आपको फ्री करेंगे, फ्री लोन का सब कुछ साफ करेंगे, कुछ भी नहीं किया उनके लिए। आप पहली बार देखेंगे देश में कि 3 महीने में भी इनकम्बेंसी फैक्टर होके ये लोग बाहर जाएंगे और वहां मैक्सिमम लोकसभा की जो सीटें आ जाएगी वो एनडीए के खाते में आएगी। और दूसरी बात, जहां गरीबी रेखा की बात है, आप देखिए हमारे मंत्रालय ने, जहां माननीय रामविलास पासवान जी है, एनएफएसए के थ्रू इन्होंने एनएफएसए का नोटंकी किया था पिछले यूपीए के टाइम। हमने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट अप्लाई किया ग्राउंड जीरो पर माननीय मोदी जी के माध्यम से और पासवान जी के माध्यम से। पूरे देश में 2 रुपए चावल, 3 रुपए चीनी के माध्यम से गरीबों को चावल दिया गया और एवाई में 35 किलो फ्री चावल दिया गया। इन लोगों को पता है इन्होंने क्या दिया। ये खाली वादे देते हैं और धोखा देते हैं पूरे देश को। आज पूरे देश को पता है, आज पूरा डिजिटल इंडिया है। छोटा सा बच्चा 10 रुपए का नेट डालता है अपने मोबाइल में, उससे पूरा पता करता है कि किसने क्या दिया है। इसलिए ये लोग 21 छोड़ राजीव त्यागी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? राजीव त्यागी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? और मेरा सवाल आपसे, देखिए आपने 2006
2006 में नरेगा लॉन्च किया, 2009 में आपको जीत मिली, 2008 में आपने किसानों की कर्ज माफी का ऐलान किया, 2009 में आपको जीत मिली। क्या कुछ उसी तरीके की उम्मीद तो आप नहीं पाल रहे न्यूनतम वेतन गारंटी से 2019 में? देखिए, देश के गरीबों को या देश के किसानों को यदि कोई आर्थिक बेनिफिट होता है तो निश्चित रूप से बहुत सारे कॉर्पोरेट घरानों को दिक्कत होगी, बहुत सारी पार्टीज को भी दिक्कत होगी। कांग्रेस पार्टी ने यदि ये घोषणा की थी 3 राज्यों में कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, 10 दिन में करेंगे, तो हमने करके दिखाया और तीनों राज्यों में किसानों का कर्ज माफ हुआ, बाकायदा माफ हुआ। मैं भारतीय जनता पार्टी से आग्रह करूंगा, यदि वो माफी नहीं समझती है तो वो माफी कर दे पूरे देश के किसानों का, पूरे देश के किसानों का कर्ज माफ कर दे। 3.5 लाख उद्योगपतियों को माफ कर चुकी है, मोदी सरकार माफ कर चुकी है। अब देखिए, जब मैं इनकी कड़ाई खोलता हूं तो ये बीच में बोलते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, मेरे मित्र प्रेम शुक्ला से एक बात पूछना चाहता हूं। प्रेम शुक्ला जी, जिससे प्रोसेस क्रिएट हो जाएगी। राकेश शुक्ला जी, हम प्रेम शुक्ला जी सुन लेते हैं। कहिए राजीव जी, कहिए अपनी बात। हम लोग एक प्रोसेस में लाएंगे फार्मर को उसका जो पूछिए राजीव त्यागी जी सवाल अपने। प्रेम शुक्ला जी से वो खुद उतारेगा और प्रॉपर तरीके से उतारेगा, आपकी तरह धोखा देके नहीं उतारेगा। राजीव त्यागी सवाल पूछिए अपना। देखिए, अब इन्होंने बोल लिया, पूरा आलोचना कर लिया, अब मैं सवाल पूछता हूं। प्रेम शुक्ला जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। प्रेम शुक्ला जी, यदि आपकी सरकार बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही है और आपने पूरा क्या नाम उसका गरीबों का भला कर दिया है, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का भला कर दिया है, तो बेरोजगारी के आंकड़े 7.38% कैसे पहुंच गए? और लोकसभा में सरकार ने माना कि शिक्षित बेरोजगार जो है 16.8% बेरोजगारी दर है। आपके आंकड़े के हिसाब से पिछले 14 साल में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर से आ रहा है, उसके बारे में बता दीजिए। और 22 साल में सबसे कम आमदनी किसानों की बढ़ी है, सरकार के आंकड़े उसके बारे में बता दीजिए। अब हो गया आपका वक्त। बिल्कुल राजीव त्यागी का सवाल हो गया। प्रेम शुक्ला साहब जवाब दीजिए, क्या रोजगार के मुद्दे पर आप गंभीर हैं क्या? वक्तव्य दे रहे हैं। प्रेम शुक्ला साहब जवाब दीजिए। एक तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले 1.5 वर्षों में पिछले 1.5 वर्षों में सिर्फ एनएसएस हमारे यहाँ जो है ईपीएफओ का आंकड़ा है कि 1.6 करोड़ लोगों को सिर्फ 1.5 वर्षों में रोजगार ईपीएफओ में जिनके प्रोविडेंट फंड उनके नियोक्ताओं ने भरे हैं। ऐसी स्थिति में कृपा करके इस बात को समझें कि मुद्रा योजना के अलावा ढेर सारी हमारी योजनाओं का बेरोजगारी घटी। और आपके जमाने की बेरोजगारी का, आप 2004 से 2014 में बेरोजगारी क्या स्थिति थी, मुद्रास्फीति की क्या स्थिति थी, गरीबों को किस तरह से आप ठग रहे थे, इस पर आपके पास कोई उत्तर नहीं है। आप कृपा करके मुझे बताइए ना कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स के लिए आपने बातें की और आपके जमाने में फूड स्कैम की यह स्थिति थी कि आज भी सिर्फ जो है हमने सिर्फ राशनिंग डिस्ट्रीब्यूशन को आधार से जोड़ देने के कारण हजारों करोड़ रुपए प्रतिवर्ष सब कुछ अच्छा जा रहे थे। राजीव त्यागी सब कुछ अच्छा आप सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। आपका जवाब तो मैंने बताया। कहिए राजीव त्यागी जी। ईपीएफओ से लेकर सारे आपके समक्ष है। देखिए, इसका एक ही सेंटेंस में जवाब दे देता हूं, एक सेंटेंस में जवाब देता हूं कि सीएमआई के लेटेस्ट आंकड़े के हिसाब से वर्ष 2018 में 1 करोड़ 10 लाख नौजवानों के रोजगार चले गए। आप मुझे बताइए ना 2004 से लेकर 2014 तक हमने नोटबंदी के बाद एमएसएमई सेक्टर बिल्कुल बैठ गया, 2% जीडीपी घट गई, उसके बारे में सरकार को जवाब नहीं देती है। और जिस तरह से था कि आपके दौरान बोल लीजिए, आप 4.5 आपको जो है बोलिए पंडित जी, डबल डिजिट के आसपास की जीडीपी छोड़कर गए थे और अब हमारे हाथ में जब देकर गए हैं तो आपकी स्थिति क्या है? कोई दिक्कत नहीं, आपकी स्थिति ये है नहीं बदतमीजी करना, उद्दंडता करना, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, आपका संस्कार माफ कीजिएगा आप दोनों को रोक रहा हूं। अतुल अंजान साहब का रुख करते हैं। अतुल अंजान साहब, हमने देखा तेलंगाना में रायथू नाम की स्कीम की शुरुआत की गई, किसानों के खाते में सीधे पैसे पहुंचे और हमने देखा कि तेलंगाना के पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार ज्यादा वोट मिले, ज्यादा सीट मिली रूलिंग पार्टी को। क्या आपको लगता है कि उसी फॉर्मूले का सपना कहीं कांग्रेस पार्टी देख रही है इस न्यूनतम वेतन गारंटी के चलते, और कोई दिक्कत भी नहीं है इसमें, सत्ता किसी भी कीमत पर? अनुराग जी थोड़ा समय, जितना समय दिया, ये तेलंगाना में जो रैयतू योजना थी जिसमें 4,000 रुपये सीधे किसानों के अकाउंट में 4,000 रुपये एकड़ जो है सब्सिडी दी गई या सहयोग राशि दी गई, अच्छी है, जिसका राजनीतिक प्रतिफल मिला उन्हें। केंद्र सरकार भी, मुझे कुछ मंत्रियों ने बताया कि योजना बना रहे हैं कि इस बजट में वो 5 से 10,000 रुपये प्रति एकड़ किसानों को देने जा रहे हैं। लेकिन प्रश्न ये हो गया है खड़ा कि ये रुपया आएगा कहाँ से, क्योंकि बजटरी एलोकेशन के लिए रास्ता बहुत कठिन है, देश की अर्थव्यवस्था बहुत कठिन है। ये जो तमाम आप कह रहे हैं सुविधाएं दी जाती हैं,
मैं आपके न्यूज़ नेशन में देख रहा था राजस्थान के चुनाव में कि अमित शाह जी का मैं भाषण सुन रहा था। उन्होंने कहा 32 लाख लोगों को राजस्थान में हमने उज्ज्वला योजना के तहत गैस के सिलेंडर दिए, इतने लोगों को वो दिया, इतनी कर्ज माफी हुई, इतना सब हुआ। अगर 32 लाख लोगों के सिलेंडर गांव में दे दिए गए तो अगर एक परिवार में 5 लोग हैं तो अगर मान 5 भी नहीं तो 3 ही लोग हों तो 96 लाख लोग थे उनसे प्रभावित हुए, तो 96 लाख वोट तो मिलने चाहिए थे ना राजस्थान के अंदर। ये सब जो नारे लगाए जाते हैं, इन नारों का अलग तरीके का प्रतिफलन है। अगर संजय सराफ कुछ कह रहे हैं, संजय सराफ साहब उनको एज पर बीपीएल के हिसाब से दिया गया, वो हमने वोट के लिए कभी भी नहीं दिया है। अब देखिए नहीं, वो दिया नहीं, वोट नहीं दिया ना उन लोगों ने। सरकार की कड़ी खोलते मैं कड़ी खोलता हूं, नीचे है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और एलजीबी के प्रवक्ता बिल्कुल बीच बोलने लगते हैं। एलपीजी कनेक्शन झूठों की सरकार है, हवाबाजों की सरकार है, कलाबाजों की सरकार है, वो पार्टी को देखकर नहीं दिए। ठीक है, अपनी दलीलें हैं, अपने दावे हैं, और इन सब के बीच 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर वादों का दौर शुरू हो चुका है। न्यूनतम वेतन गारंटी उसी में से एक है, और जैसा जिक्र भी अतुल अंजान साहब कर रहे थे कि उनको भरोसा दिया है कुछ केंद्रीय मंत्रियों ने कि इस बार के बजट में केंद्र सरकार ऐसा कुछ ऐलान कर सकती है। तो देखना होगा कि क्या वाकई 1 तारीख को वित्त मंत्री के बजट भाषण में कुछ ऐसी योजना की शुरुआत होती दिखती है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए। बड़ा सवाल पे बस इतना ही। का आरोप लगाया